प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णनगर द्वितीय इकाई कसौटी 2020-21 कक्षा 10 विषय विज्ञान विनय सर। इस वीडियो में हम द्वितीय इकाई कसौटी के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। विभाग ए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, प्रत्येक का 1 अंक है। प्रश्न 1, निम्न समीकरणों में से रासायनिक संतुलित समीकरण बताइए। तो हमें यहाँ पर 4 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। इनमें से कौन से रासायनिक समीकरण संतुलित हैं ये बताना है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कब कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो जब तीर के दोनों तरफ रहे तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले समीकरण की अगर हम बात करें तो पहले समीकरण में तीर के बाईं तरफ अभिकारक और तीर के दाईं तरफ उत्पाद होता है। तो पहले समीकरण में अभिकारक में 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन, अभिकारक में कार्बन की संख्या नीचे कुछ संख्या नहीं लिखी है और आगे भी कोई संख्या नहीं है, इसलिए 1 है। तो कार्बन अभिकारक में 1 है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम आगे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करते और जो गुणनफल आता वो मानते, लेकिन यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन के 2 लिखा है, आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन 2। अब उत्पाद में भी 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 1, आगे भी कोई संख्या नहीं, इसलिए 1। तो यहाँ पर उत्पाद में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन 2 है। तो उत्पाद में ऑक्सीजन 2 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभिकारक और उत्पाद में रहे तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए पहला समीकरण संतुलित समीकरण है। दूसरे समीकरण में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए अभिकारक में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2। जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन के नीचे कोई संख्या नहीं, इसलिए 1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो दूसरे समीकरण में हाइड्रोजन की संख्या समान है, परंतु ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, इसलिए दूसरा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तीसरे समीकरण में 3 तत्व हैं, Pb यानी लेड, ऑक्सीजन, कार्बन। तो अभिकारक में Pb नीचे कोई संख्या नहीं है, तो आगे जो संख्या होती है वही मानी जाती है। तो Pb 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और कार्बन न आगे कोई संख्या है न नीचे कोई संख्या, इसलिए कार्बन 1 है। उत्पाद में Pb 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। तो तीसरे समीकरण में ऑक्सीजन
की संख्या समान है तीर के दोनों तरफ, लेकिन लेड यानी Pb की संख्या समान नहीं है। कार्बन की भी संख्या समान है, तो यहाँ पर केवल लेड की संख्या यानी Pb की संख्या समान नहीं है, इसलिए तीसरा समीकरण भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चौथा समीकरण में 3 तत्व है, Fe यानी आयरन, O यानी ऑक्सीजन, Al यानी एल्यूमिनियम। इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरे समीकरण में 3 तत्व है, Fe ऑक्सीजन और Al यानी एल्यूमिनियम। अभिकारक में Fe 2 है, ऑक्सीजन 3 है, Al यानी एल्यूमिनियम 2 है। उत्पाद में Al 2 है, ऑक्सीजन 3 है, Fe 2 है। तो चौथे समीकरण में भी Fe, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम तीनों तत्वों के परमाणु की संख्या तीर के दोनों तरफ समान है, इसलिए चौथा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इन 4 रासायनिक समीकरणों में पहला और चौथा रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही है। केवल पहला और चौथा संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पहचानिए। मैं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती रुधिर वाहिका हूँ। तो हृदय से विभिन्न अंगों की तरफ रुधिर का वहन करने वाली रुधिर वाहिका को धमनी कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा धमनी, क्योंकि धमनी रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों की तरफ ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो सही कथन लिखिए। एक कथन दिया गया है और हमें बताना है ये सही है या गलत। तो कथन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये कथन सत्य है, कारण कि गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होती है उसके केंद्र को ध्रुव ही कहा जाता है, जिसे P द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे खाली जगह कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा विघटन हो सकता है तो उन पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, इसलिए खाली जगह में उत्तर आएगा जैव निम्नीकरणीय। विभाग बी, सूचना के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक के 2 अंक हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एक शब्द समीकरण दिया गया है, उस पर से हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। नमक के जलीय द्रावण यानी विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ प्रक्रिया होने से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। इस शब्द समीकरण को हमें रासायनिक समीकरण स्वरूप में लिखना है और उसको संतुलित करना है। तो यहाँ पर नमक का जलीय विलयन, नमक का सूत्र NaCl, उसका जलीय विलयन यानी पानी आ गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड
और अमोनिया के साथ उसकी प्रक्रिया करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, अमोनिया NH3 के साथ प्रक्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो इस शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण में लिखेंगे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 तीर का निशान NaHCO3 प्लस NH4Cl। यह समीकरण संतुलित समीकरण है, इसलिए संतुलन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीर के दोनों तरफ रहे तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। यहाँ पर Na यानी सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 3 5, यहाँ पर 4 और 1 5, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है। तो इस प्रकार से तीर के दोनों तरफ रहे तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 6, वैज्ञानिक कारण लिखिए। बाघ का क्षुद्रांत यानी छोटी आंत हिरण के क्षुद्रांत की अपेक्षा लंबाई में छोटा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाघ की छोटी आंत हिरण की छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, कारण कि बाघ मांसाहारी प्राणी है और हिरण शाकाहारी प्राणी है। इसलिए हिरण में सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए उसकी छोटी आंत लंबी होती है, जबकि बाघ की छोटी आंत छोटी होती है। तो यहाँ पर हिरण शाकाहारी प्राणी होने से उसमें जो घास के अंदर सेल्यूलोज होता है उसका पाचन करने के लिए उसकी छोटी आंत लंबी होती है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हमें एक कोष्टक दिया गया है, उसमें पहले खाने में कार्य, दूसरे खाने में दर्पण है या लेंस ये बताना है और उसका प्रकार, तीसरे खाने में वस्तु को फोकस दूरी जितने अंतर पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान, साइज यानी आकार और प्रकृति यानी स्वभाव बताना है। तो नंबर 1, वाहनों में पश्य दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए एक ही जगह पर उत्तल दर्पण आएगा और वस्तु को फोकस दूरी जितने अंतर पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब का स्थान अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, साइज यानी आकार वस्तु से छोटा होगा, प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर ए में आएगा उत्तल दर्पण, बी में आएगा अनंत पर वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। नंबर 2, घड़ी बनाने वाले घड़ी के अत्यंत सूक्ष्म भागों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो घड़ी बनाने वाले घड़ी के सूक्ष्म भागों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, इसलिए सी की जगह पर उत्तल लेंस। और डी,
यहाँ पर वस्तु को अगर फोकस दूरी जितने अंतर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, साइज यानी आकार अत्यधिक बड़ा होगा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ पर सी उत्तर लेंस, डी अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रश्न नंबर 8, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गंदगी मुक्त भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप कचरे का प्रबंधन यानी व्यवस्थापन कैसे करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हम कचरे को कैसे सरलता से दूर करेंगे, उसके लिए कुछ मुद्दे। पहला पॉइंट, पैकिंग वाली वस्तु की जगह पर छूटक साग भाजी और फल खरीदेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पैकिंग वाली वस्तुओं की जगह पर छूटक साग भाजी और फल खरीदेंगे, जिससे पॉलीथीन कम घर में आएगी और पॉलीथीन का जो कचरा हमारे घर में उत्पन्न होता है वो कचरा उत्पन्न नहीं होगा, और वो कचरे को बाद में हम ज़मीन पर फेंक देते हैं तो ज़मीन का प्रदूषण फैलता है। तो अगर हम पैकिंग वाली वस्तु की जगह पर छूटक साग भाजी और फल खरीदेंगे तो पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा और जिससे ज़मीन का प्रदूषण नहीं फैलेगा। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, एक बार उपयोग करके फेंक देने वाली पेन की जगह पर बार बार उपयोग में ली जाने वाली पेन का उपयोग करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक बार उपयोग करके फेंक देने वाली पेन की जगह पर ऐसी पेन का उपयोग करेंगे जिसमें हम रिफिल को बदलकर उस पेन का उपयोग हम बार बार कर सकें, जिससे वह पेन हमारे लिए कभी भी कचरा नहीं बनेगी और उसको हम फेंकेंगे नहीं तो ज़मीन का प्रदूषण नहीं फैलेगा। नंबर 3, रसोई में से निकलने वाले कचरे को पॉलीथीन में पैक करके कचरा पेटी में डालेंगे। यानी कि रसोई में से जो कचरा निकलेगा, यानी कि साग भाजी अथवा तो उनके छिलके, तो उनको हम पॉलीथीन में भरकर कचरा पेटी में डालेंगे, जिससे ज़मीन का प्रदूषण नहीं फैलेगा। चौथा पॉइंट, पुराने कपड़े और जूते को फेंक देने की जगह पर दान में देंगे। ऐसा करने से हमारे घर में से जो पुराने कपड़े हैं और वो जूते जो हम फेंक देंगे अगर ज़मीन पर, तो ज़मीन का प्रदूषण फैलेगा। अगर किसी को दान में दे देते हैं तो उसके काम में आएगा, जिससे ज़मीन का प्रदूषण फैलेगा नहीं। विभाग सी, सूचना अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए हैं। ए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट यानी कलर क्यों करते हैं? कारण कि लोहा हवा में रही ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर हम लोहे पर पेंट करें यानी कलर लगाए तो लोहा हवा में रही ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, जिससे धातु का ऑक्साइड नहीं बनता है और उस पर जंग नहीं लगती है। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट यानी कलर लगाते हैं। बी, तेल एवं वसा युक्त यानी चर्बी युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? कारण कि
नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है जो खाद्य पदार्थों का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन रोकती है, जिससे खाद्य पदार्थों की गंध और स्वाद नहीं बदलता है और विकृत गंधिता की घटना रुक जाती है। इसलिए हम तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। सी, उपयुक्त ए और बी में किन घटनाओं कोष्टक में प्रभावों की चर्चा की गई है? तो ए में संक्षारण के बारे में चर्चा की गई है और बी में विकृत गंधिता के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ए संक्षारण, बी विकृत गंधिता। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए क्रियाकलाप को अपने घर पर कीजिए और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। पहला प्रश्न ए, क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? तो उत्तर आएगा हाँ। यह छोटा है या बड़ा? तो चम्मच का गहरा वाला भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है, जिसमें बहुत पास वाली वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर चम्मच के गहरे भाग में जो अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, उसमें चेहरे को देखने पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपके चेहरे और चम्मच के बीच की दूरी सेमी में लिखिए। तो उत्तर आएगा 15 सेमी। प्रश्न नंबर बी, चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से, यहाँ पर दौर लिखा है लेकिन आएगा दूर, ले जाएं। क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखता है? यदि हाँ, तो फिर से अपने चेहरे और चम्मच के बीच का अंतर सेमी में लिखिए। यदि नहीं होता है तो ऐसा होने का कारण लिखिए। चम्मच को धीरे धीरे चेहरे से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा दिखाई देता है और बहुत दूर ले जाने पर चेहरे का प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर चम्मच को चेहरे से अगर दूर ले जाया जाए तो प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा दिखाई देता है और बहुत दूर ले जाने पर चेहरे का प्रतिबिंब उल्टा और छोटा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण में प्रतिदिन ओजोन निर्मित और निघटित होता है। नीचे कार्टून चित्र में ओजोन कैसे बनता है उसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमें चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र पर से आपके परिवार में जिस व्यक्ति ने कभी ओजोन विषय पर अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति कार्टून चित्र से समझने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह समझने में असमर्थ है। उन्हें इतना पता है कि पर्यावरण में इस प्रकार का कोई सजीव नहीं होता है, परंतु ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ यानी O2 और O3 यानी ओजोन का अणु जैसे नाम और प्रक्रिया के विषय में वह नहीं समझ पा रहा है। आपके परिवार के उस व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर पहले चित्र में सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, यानी कि सूर्य में से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन के अणु का विघटन होता है और ऑक्सीजन के
दो परमाणु बनते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अणु का सूर्य में से आने वाली यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा उसका विघटन होता है और ऑक्सीजन के दो परमाणु बनते हैं। दूसरे चित्र में ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ता है और जुड़कर O3 यानी ओजोन का अणु बनाता है। तो तीसरे चित्र में ये ओजोन का अणु है, तो इस प्रकार से ओजोन का अणु बनता है, यानी कि ऑक्सीजन के अणु का सूर्य में से आने वाली पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा विघटन होता है और ऑक्सीजन के दो परमाणु बनते हैं। ये मुक्त हुए परमाणु दूसरे ऑक्सीजन अणु के साथ जुड़कर O3 यानी ओजोन का अणु बनाते हैं। इस प्रकार ओजोन का अणु बनता है। ये ओजोन के अणु का निर्माण इस 3 चित्रों द्वारा समझाया गया है। विभाग डी, सूचना अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं, ए और बी। पहले हम प्रश्न ए पढ़ेंगे। प्रश्न ए, मानव हृदय की व्यवस्थात्मक नाम निर्देशित आकृति बनाइए। यानी कि मानव हृदय की व्यवस्थात्मक नाम निर्देशित आकृति बनाइए। तो यहाँ पर हमको केवल मनुष्य के हृदय की नाम निर्देशित आकृति बनानी है। तो मनुष्य का हृदय 4 खंडों का बना होता है, 1, 2, 3 और 4। तो मनुष्य का हृदय 4 खंडों का बना होता है। ऊपर के 2 खंडों को अलिंद कहते हैं और नीचे के 2 खंडों को निलय कहते हैं। ऊपर के 2 खंडों को अलिंद कहते हैं, जिसमें से एक दायां अलिंद और दूसरा बायां अलिंद होता है। नीचे के 2 खंडों को निलय कहते हैं, जिसमें से एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। यहाँ पर दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिपाटी वाल्व अर्थात त्रिदल वाल्व होता है और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में द्विपाटी वाल्व अर्थात द्विदल वाल्व होता है। चारों खंड एक दूसरे से विभाजिका द्वारा अलग होते हैं अर्थात पर्दे द्वारा अलग होते हैं। ये दोनों अर्धचंद्राकार वाल्व हैं। यहाँ पर ये दोनों फुफ्फुस सिरा है, यहाँ पर ये दोनों महासिरा है, ये फुफ्फुस धमनी और ये महाधमनी। इस प्रकार से आपको मनुष्य के हृदय की नाम निर्देशित आकृति बनाने की है। प्रश्न नंबर बी, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के 4 अवयवों की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर बी में मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के 4 अवयवों की संक्षिप्त में जानकारी देनी है। तो उत्तर, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की ये आकृति है और इसके 4 अवयवों यानी 4 अंगों के बारे में जानकारी देनी है। तो यहाँ पर ये विक्र है जिसे मूत्रपिंड कहते हैं, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, ये मूत्रमार्ग और ये मूत्रद्वार। तो सबसे पहले हम विक्र यानी कि मूत्रपिंड के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, मनुष्य में एक जोड़ी विक्र रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। तो यहाँ पर ये एक जोड़ी यानी 2 विक्र रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आए होते हैं। विक्र सेम के बीज आकार के
चपटे और कत्थई रंग के होते हैं। तो विक्र सेम के बीज आकार के चपटे और कत्थई रंग के होते हैं। तीसरा पॉइंट, विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, जो विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है। तो ये विक्र के अंदर की सतह से लंबी वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है, जो विक्र से मूत्राशय की तरफ मूत्र का वहन करती है, इसलिए इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। चौथा पॉइंट, मूत्राशय थैली जैसा होता है। तो ये मूत्राशय थैली जैसा होता है। मूत्राशय का अगर संधि विच्छेद करें तो मूत्र प्लस आश्रय, तो यहाँ पर मूत्र को रहने के लिए समय मिलता है, यानी कि मूत्र का संग्रह होता है। तो पांचवा पॉइंट, मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है। छठा पॉइंट, मूत्राशय सक्रिय छोटे मार्ग द्वारा शरीर के बाहर आता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये मूत्राशय सक्रिय छोटे मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर आता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और मूत्र मार्ग छोटे छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। तो सातवां पॉइंट, मूत्र मार्ग छोटे छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जिसे मूत्र द्वार कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में आकृति पर से हम 7 पॉइंट लिख सकते हैं। थैंक यू।